दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नोकिया जो अपने फीचर फोन्स के लिए फेमस है वो अब स्पेस की सैर भी करने वाली है। आपने आज तक गोल शेप के प्लैनेट के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी अंडे के शेप के प्लैनेट के बारे में सुना है? और क्या आपने कभी एक पिज्जा के लिए $10 लाख की डिलीवरी फीस दी है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जिन्हें जानकर आप हैरान परेशान हो जाओगे। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ले जाने वाला हूं धरती से 1410 लाइट ईयर्स दूर ऑरिगा कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक येलो ड्वार्फ स्टार वास्प 12 को ऑर्बिट करते हुए एक प्लैनेट वास्प 12b पर। इसे साल 2008 में साउथ अफ्रीकन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यानी कि साओ में वास्प मिशन के तहत खोजा गया था। इसकी साइज जुपिटर से करीब 1.8 टाइम्स ज्यादा है। स्क्रीन पर आप इस प्लैनेट का जुपिटर के साथ कंपैरिजन भी देख रहे होंगे। यहाँ आपको लेफ्ट साइड पर जुपिटर दिख रहा होगा और राइट साइड पर वास्प 12b है। लेकिन ये क्या, ये इतना काला क्यों दिख रहा है? आई एम श्योर आप भी यही सोच रहे होंगे, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपनी सरफेस पर पड़ने वाली ऑलमोस्ट 94% लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए इसे एस्फाल्ट की तरह काला या पिच ब्लैक भी कहते हैं। इस प्लैनेट के बारे में सबसे अजीब बात है इसका शेप। ये फुटबॉल की तरह गोल नहीं बल्कि कुछ हद तक रग्बी बॉल की तरह इलोंगेटेड सा ओवल शेप का लगता है। 20 मई 2010 को हबल स्पेस टेलीस्कोप से यह ऑब्जर्व किया गया था कि इस प्लैनेट का स्टार इसे कंज्यूम कर रहा है। वैसे तो वैज्ञानिक ये जानते हैं कि एक स्टार प्लैनेट को कंज्यूम कर सकता है, लेकिन इसे ऑब्जर्व कर पाना ये वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये प्लैनेट अपने स्टार से काफी ज्यादा करीब है और इसे उसको ऑर्बिट करने में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन और 2 घंटे का समय लगता है। यही कारण है कि वास्प 12 स्टार की बहुत हाई ग्रेविटी की वजह से इसका शेप एलोंगेटेड सा हो गया है और ये धीरे धीरे अपने स्टार में समाता जा रहा है। इसके कारण ये प्लैनेट हर साल करीब 189 क्वाड्रिलियन टन्स का मास खोता जा रहा है और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगले करीब 1 करोड़ साल में ये प्लैनेट पूरी तरह अपने स्टार में समा जाएगा और खत्म हो जाएगा। कुछ साल पहले जब रशिया के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स इसको स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर लाइट के प्रभाव में कुछ इरेगुलरिटीज को ऑब्जर्व की थी। इसका मतलब वहां पर कम से कम एक एक्सोमून तो जरूर है जो वास्प 12b प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहा है। हालांकि अभी तक हमने ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया है। दोस्तों, हम इंसान धरती पर गोल्ड को काफी रेयर एलिमेंट मानते हैं और इसी कारण से ये यहाँ पर इतना ज्यादा महंगा है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो शायद आप गलत हैं। शायद नहीं, आप गलत तो डेफिनेटली है, क्योंकि गोल्ड की कमी यहाँ धरती की ऊपरी सतह पर मौजूद क्रस्ट में या आपके घर के लॉकर में हो सकती है, लेकिन जब बात आती है धरती की कोर की तो वहां पर गोल्ड की कोई भी कमी नहीं है। हम इंसानों ने आज तक करीब 1,87,000 टन गोल्ड को ही माइन किया है, लेकिन धरती की कोर में करीब 1.6 क्वाड्रिलियन टन गोल्ड छिपा हुआ है। अगर ये गोल्ड जमीन पर आ जाए तो ये धरती की पूरी सरफेस को 13 इंच ऊपर तक सोने का बना सकता है। अब आपको ये नंबर सुनने में काफी ज्यादा लग रहा होगा एंड ऑब्वियसली गोल्ड जैसी रेयर मेटल को ध्यान में रखते हुए ये नंबर काफी बड़ा है भी, लेकिन ये धरती की कोर का 1 ऑफ द मिलियंथ पार्ट ही है। मतलब 10 लाख हिस्से का केवल एक हिस्सा। अब जरा सोचिए कि इतना सारा सोना अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसका क्या कुछ नहीं कर सकते। भाई, मैं तो हर बंदे को बप्पी लहरी की तरह इमेजिन भी कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने ये कहा कि ये गोल्ड धरती के कोर में है, ना कि सतह पर, जो ना केवल सरफेस से बहुत ज्यादा नीचे है बल्कि इसका टेम्परेचर भी हजारों डिग्री सेल्सियस का है। इसका मतलब हम यहाँ पर नहीं जा सकते हैं और इस गोल्ड को नहीं पा सकते हैं। वैसे यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि धरती की कोर में प्लैटिनम और रोडियम जैसे एलिमेंट्स गोल्ड के कंपैरिजन में कम से कम 6 गुना ज्यादा है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्लैटिनम और रोडियम दोनों ही गोल्ड से ज्यादा महंगे और रेयर एलिमेंट्स माने जाते हैं। हमारे एक पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्लीज 1214b प्लैनेट के बारे में बताया था। यहाँ पर पानी की मात्रा हमारे धरती के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में भी एक ऐसी जगह है जिसे वाटर वर्ल्ड कहा जा सकता है? मैं बात कर रहा हूँ जुपिटर के सबसे बड़े मून गैनीमेड की।
साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इस मून की सरफेस पर जमी थिक आइस शीट के नीचे लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद है। आइस के शीट के नीचे धरती के ओशन से करीब 10 गुना ज्यादा गहरे, यानी कि 100 से करीब 110 किलोमीटर गहरे ओशंस हो सकते हैं, जहां पर करीब 35.4 × 10⁻21 लीटर्स पानी होने का अनुमान है। एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, हमारी धरती पर टोटल 1.26 × 10⁻21 लीटर्स पानी ही मौजूद है। मतलब गैनीमेड पर हमारी धरती से करीब 30 गुना ज्यादा पानी मौजूद है। तो क्या इसमें कोई एलियन लाइफ पॉसिबल है? और क्या गैनीमेड के पास कोई ऐसे फीचर्स हैं जिससे कि हम वहां पर जीवित रह सके? अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने पिज्जा तो जरूर ऑर्डर किया होगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इसके लिए कुछ डिलीवरी फीस भी देनी होती है, जो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए तक हो सकती है। या फिर अगर आप कोई बहुत दूर की जगह पर रहते हो तो एटमोस्ट 1000 रुपए भी हो सकता है। बट क्या कभी आपने सुना है कि एक पिज्जा की डिलीवरी के लिए $10 लाख का खर्चा आया था? जी हाँ, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। साल 2001 में रशिया के कॉस्मोनॉट यूरी यूज़कोव ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हुए धरती पर पिज्जा हट को पिज्जा का ऑर्डर दिया था। उन्होंने पिज्जा हट को ही इसलिए चुना क्योंकि उनके अनुसार वो कहीं भी डिलीवरी कर सकते हैं और इसमें स्पेस को भी मेंशन किया गया है। उन्होंने इसे रशिया के सोयूज स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में भेजा था और इसका टोटल कॉस्ट $10 लाख से भी ज्यादा आया था। इस पिज्जा में एक्स्ट्रा स्पाइसेस और सॉल्ट डाला गया था क्योंकि स्पेस में हमारी टेस्ट बर्ड्स काफी कमजोर हो जाती है और हम खाने का स्वाद अच्छे से नहीं ले पाते हैं। पिज्जा की डिलीवरी के पहले 60 दिन तक तो सिर्फ ये टेस्टिंग हुई थी कि कौन सी पिज्जा की टॉपिंग स्पेस में सबसे बेस्ट रहेगी। पिज्जा हट दुनिया भर में अपनी पेपरोनी टॉपिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ उन्होंने पेपरोनी की जगह सलामी को प्रेफर किया था क्योंकि ये स्पेस में आसानी से प्रिजर्व की जा सकती थी। जैसे ही पिज्जा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा तो इसे देखकर यूरी यूज़कोव बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्हें पिज्जा की स्लाइसेस को खाते हुए भी देखा जा सकता है। यहाँ मैं आपको ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि इसके लिए रशियंस को पैसे देने नहीं पड़ते थे, बल्कि उन्हें इसके लिए पैसे मिलते थे। ये दरअसल पिज्जा हट की एडवर्टीजमेंट के लिए किया गया था। आईएसएस में मौजूद सारे रशियन कॉस्मोनॉट्स ने पिज्जा का मजा उठाया था, लेकिन वहां के अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को कुछ भी नहीं मिला। इसका कारण ये है कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी यानी कि नासा अपने स्पेस क्राफ्ट्स के थ्रू कोई भी एडवर्टीजमेंट अलाउ नहीं करती है और उनके एस्ट्रोनॉट्स वहां पर किसी के प्रचार से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर सकते। दोस्तों, हाल ही में नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में एडवांस्ड रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए टिपिंग पॉइंट सिलेक्शंस नाम का एक प्रोजेक्ट लेकर आई है। इसके अंडर वो करीब $37 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसमें वो दुनिया के अलग अलग कंपनीज को स्पेस में अलग अलग चीजों को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट नासा और नोकिया के बीच में भी साइन हुआ है। नोकिया फिनलैंड की एक टेक कंपनी है और उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और स्ट्रेंथ के बारे में मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नोकिया मून पर 4G सेल्यूलर नेटवर्क लगाने का काम करेगा। इससे हम मून के अलग अलग पार्ट्स पर रहते हुए कम्युनिकेशन स्थापित करने और धरती पर किसी भी प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट कर रही टीम के साथ ऑडियो और यहाँ तक कि हाई क्वालिटी वीडियो कॉल्स करने तक की सुविधा मिल सकेगी। ये काम साल 2022 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। साल 2024 में नासा चांद पर जो आर्टेमिस मिशन भेजने वाला है उसमें ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रेडेनस्टीन ने कहा कि अगर हम साल 2028 तक चांद पर रहने और वहां पर बेस बनाकर लगातार रिसर्च का काम करना चाहते हैं तो हमें नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा और उसे जल्द से जल्द पूरा करके दिखाना होगा। आपको बता दूं कि नोकिया को ये कॉन्ट्रैक्ट $1.42 करोड़ में मिला है। इस प्रोजेक्ट के बाद चांद की सरफेस पर घूमने वाले रोवर्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकेंगे और हम इन रोवर्स के द्वारा भेजी गई फुटेजेस को लाइव स्ट्रीम भी कर सकेंगे। वैसे यहाँ आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि चांद पर 4G नेटवर्क लगाने के लिए ये नोकिया की कोई पहली अटेम्प्ट नहीं है, बल्कि इससे पहले साल 2018 में जर्मन कंपनी PT साइंटिस्ट और वोडाफोन यूके जैसी कंपनीज के साथ भी नोकिया ने कुछ ऐसा करने के प्लान्स किए थे, लेकिन वो कोई नतीजे तक नहीं पहुंचे। वैसे आप क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? क्या इससे हम इंसानों को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कोई फायदा होगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
आपको आज का ये फैक्ट वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहो यार, जल्दी से इंस्टाग्राम और फेसबुक जाके हमें फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।